क्लास। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंसुलेशन एंड हीट बजट। तो इंसुलेशन क्या होती है, हीट बजट क्या होता है, ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इंसुलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, हीट बजट को कैसे डिफाइन करेंगे, वो सारी चीजें इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो अब अगर आप आगे देखोगे तो इंसुलेशन क्या है। इंसुलेशन अगर आप देखो ध्यान से तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। इंसुलेशन क्या है, एक इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। और कहाँ पे आ रही है, अर्थ पे आ रही है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये सन है और इसकी इंसुलेशन, इसकी रेडिएशन कहाँ आ रही है, अर्थ पे आ रही है। तो ये जो इंसुलेशन हमारी अर्थ पे आती है इसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेशन। ये हमारी क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है फ्रॉम दी सन। मतलब समझ लो सूरज की रोशनी जो जमीन पे आती है उसे इंसुलेशन बोलते हैं। अब जब वो आती है तो उसका कुछ मेजरमेंट भी होगा। तो मेजरमेंट हमारा किस में होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट हमारा एवरेज होता है कहाँ पे, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर पे। तो ये इंसुलेशन होता है, मतलब सन की रेडिएशंस जो हमारी अर्थ पे पड़ती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेशन। अब अगर इंसुलेशन आप देख रहे हो यहाँ पे तो अर्थ की सरफेस पे कोई भी चीज यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं। तो अगर हमसे कोई पूछे यूनिफॉर्म क्यों नहीं है तो हम कह सकते हैं कि भाई अर्थ की एक्सिस हमारी क्या है, जो प्लेन है उससे क्या टिल्टेड है। तो टिल्टेड होने की वजह से क्या होता है कि जो अर्थ की जो सन की रेज है वो इक्वेटर पे और ट्रॉपिक्स पे क्या ये सीधी पड़ती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रेज यहाँ पे सीधी पड़ रही है। हम ये कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ का जो जोन है उसमें जो हमारा सनरेज रिसीव्स हो रही हैं वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है, वहां पे इंसोलेशन बहुत ज्यादा होता है। तो वही लिखा हुआ है एनुअल इंसोलेशन इज हाईएस्ट इन द ट्रॉपिक्स। एनुअल इंसोलेशन हमारा ट्रॉपिक्स में क्या होता है, ज्यादा होता है। और ट्रॉपिक से पोल तक क्या होता है, ये घटता जाता है। ठीक है, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को हम शॉर्ट वेव, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब जो धरती से हमारी वापस रिफ्लेक्ट हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग वेव्स। अब अगर हम बात करें सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन लाइज इन इट्स कोर। जो सन का जो हमारा एनर्जी है, जहां फ्यूजन होता है, जब हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होती है तो वो जगह हमारी होती है कौन सी, कोर। और कोर के बाद जो हमारा टेम्परेचर है वो फोटोस्फीयर का अगर आप देखोगे तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का आता है। ठीक है, अब अगर आप देखो यहाँ पे तो सोलर एनर्जी जो आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आती है। और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आती है तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। तो यार ये देखो गामा के आसपास अगर आप ये वाला जोन देखते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन दिखता है, मतलब कोई चीज घुसती हुई दिखाई दे रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ वाला जो रीजन है इस एरिया की क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। लेकिन अगर मैं बात करूं वेव लेंथ की, जो लैम्डा होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरफ तो इधर साइड में क्या होगा कि वेवलेंथ हमारी क्या होगी, ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम होगी और एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप कोई सा एक पॉइंट याद रख सकते हो, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो अब इंसुलेशन में ही आगे कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि यार वेरिएशन इन इंसुलेशन चार मतलब है मेथड्स, चार ऐसी बातें हैं जिनसे हमें पता पड़ता है कि इंसुलेशन हमारी वेरी करती है, इंसुलेशन हमारी यूनिफॉर्म है ही नहीं। अरे यार ये तो गजब बात है कि इंसुलेशन यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ भाई नहीं है। तो ऐसे हमारे चार फैक्टर, इसीलिए मैंने चार को अलग से हाईलाइट कर दिया। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, नेचर ऑफ सरफेस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो अब आप यहाँ ये डायग्राम देख रहे हो बड़ा भयानक सा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अर्थ की एक्सिस हमारी यहाँ पे क्या टिल्टेड है। और जब अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है तो हमारा जो ट्रॉपिक्स है, हमने पहले भी इसको पढ़ा था, जो ट्रॉपिकल जोन है हमारा, ट्रॉपिकल जोन जो हमारा क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, यहाँ पे अगर आप सनरेज देखते हो तो वर्टिकली सीधी पड़ती है। जबकि आप ऊपर इधर देखो इस साइड में तो यहाँ पे क्या है, यहाँ जो सनरेज पड़ रही है वो स्लैंटिंग है। और जब वो स्लैंटिंग है
तो स्लैंटिंग की कंडीशन में क्या हो रहा है कि वहां पे सनरेज आपकी तेजी से नहीं पहुंच पा रही, इसलिए वहां पे ठंड है। और इक्वेटर पे आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा इंसुलेशन रिसीव होता है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा इंसुलेशन रिसीव होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ हमें सेकंड फैक्टर दिखता है, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या कहता है, द हायर द लैटिट्यूड द लेस इज द एंगल। अब देखो यहाँ क्या है, जैसे जैसे आप देख रहे हो ये सनरेज सीधी सीधी आ रही है, सीधी सीधी आ रही है मजे में, तो ये टाइम भी कम वेरी कर रही है, इस पर टाइम कम लग रहा है। और ये टाइम यहाँ देखो बिल्कुल पास में ही है, सीधी आ रही है, वर्टिकल है ये। और जब ये वर्टिकल होती हैं तो ये कम एरिया कवर करेंगी, और जब कम एरिया कवर करेंगी तो इनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास होंगे। जब मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद कोलिजन होगा, कोलिजन से एनर्जी क्रिएट होगी। तो ये वही एनर्जी है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर देखते हैं तो सन की रेस के ऊपर जाते थे स्लैंटिंग, टाइम ज्यादा लेंगी, टाइम ज्यादा लेंगी तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में अगर आप देख रहे हो तो हमारे मॉलिक्यूल्स दूर 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 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि उस कंडीशन में हमारी जो हीट की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है सरफेस। सरफेस का सीधा सीधा मतलब है जमीन, और आप देख सकते हो पानी, या आप देख सकते हो बर्फ। तो पानी की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक हीट पानी क्या होती है, 5 जूल। जमीन की कितनी होती है, 2 जूल। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर हैज मोर ट्रांसपेरेंसी एज कंपेयर टू लैंड, डिस्ट्रीब्यूट द हीट मोर फास्टली। तो पानी, यार देखो पानी कंडक्टिविटी ज्यादा है, पानी हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। जमीनी कंडक्टिविटी कम होती है, वो जमीन को हीट को जल्दी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो वही चीज है कि पानी कंडक्टिविटी ज्यादा है तो पानी ज्यादा हीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए हमें 1 ग्राम सब्सटेंस का कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो 6 डिग्री, अब यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि मान लो 30 जूल एनर्जी आ रही है अर्थ पे भी, और अगर आप देख रहे हो पानी में भी और अर्थ पे भी। तो अगर पानी में वो एनर्जी हम देखते हैं 38 जूल, तो 30 जूल दोनों में आई। अब यहाँ देखो स्पेसिफिक हीट पानी की 5 जूल है, तो और लैंड की आप देख रहे हो 2 जूल है, तो 2 जूल का मतलब क्या हो रही है, वो जल्दी से गर्म हो रही है। तो जैसी 2 जूल एनर्जी मिलेगी तो वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन पानी में वही अगर 5 जूल एनर्जी मिलेगी तो भी 6 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा। समझ में आई बात। तो नेचर ऑफ सरफेस वेरी करता है कि पानी है या अगर आप देखते हो तो क्या वाटर है ना। तो ये चीज है, क्लियर हुआ बिल्कुल अच्छे से। तो अब आगे चलते हैं, हम आगे इसमें देखते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम दी सी, डिस्टेंस फ्रॉम दी सी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम दी सी का मतलब है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब है कॉन्टिनेंटैलिटी। कहने का मतलब क्या होता है यार, कि जैसे ये हमारा अर्थ है, सॉरी इंडिया है, और यहाँ कोई चीज कोस्ट पे है और कोई चीज बिल्कुल इंटीरियर में है, तो यहाँ जो टेम्परेचर रहेगा बहुत मॉडरेट रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा वो बहुत एक्सट्रीम रहेगा। और जितना आप सी से दूर जाते जाओगे कॉन्टिनेंटैलिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट किसका आ गया, डिस्टेंस फ्रॉम दी सी। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटलिटी। और समुद्र के पास ऐसा इसलिए बेसिकली होता है क्योंकि यहाँ लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, दो तरह की हवाएं चलती, लैंड ब्रीज और वी कैन से सी ब्रीज। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटलिटी। अब आई एल्बिडो। एल्बिडो का मतलब यार ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन बाय द अर्थ सरफेस, कि हमारी जो सोलर रेडिएशन है जो हमारी अर्थ सरफेस पे आ रही है उनका रिफ्लेक्शन वो कितनी वापस जा रही है। तो फ्रेश स्नो की अगर हम बात करें, जो फ्रेश स्नो होता है, फ्रेश स्नो की अगर हम बात करें तो यहाँ आप समझो कि फ्रेश स्नो की एल्बिडो क्या होती है, ज्यादा होती है। और अगर आप देखो यहाँ पे साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल के कंपैरिजन में एल्बिडो साउथ पोल की क्या है, ज्यादा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटार्क्टिका।
एंटार्क्टिका की प्रेजेंस है, इस वजह से एल्बिडो अगर आप देखोगे तो साउथ पोल की ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्थ पोल के। बहुत सुंदर सा चित्र है, आप देखिए एक आध मिनट इस चित्र को, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो एंटार्क्टिका के अंदर आप देखो यहाँ पे एल्बिडो बहुत ज्यादा होगा। एल्बिडो का एक पूरी लिस्ट है, वो याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हल्का सा हमें ध्यान रखना है कि एल्बिडो बेसिकली क्या है। तो जस्ट रिफ्लेक्शन है किसका, रेडिएशंस का, कहां से, अर्थ से, ठीक है। अब यार आया एक अच्छा टॉपिक जिसको बोलते हैं हीट बजट ऑफ द प्लेनेट अर्थ। अब हीट बजट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो जैसे क्या है कि शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है, तो अगर आप देखो टोटल सोलर रेडिएशन हमारी कितनी 100% है। तो ये अगर यहां से चली तो 34 ये हमारी अर्थ ने एब्सॉर्ब किया और 17 हमारी अर्थ ने एब्सॉर्ब किया। टोटल कितना एब्सॉर्ब किया, 51 यूनिट्स। अब अगर हम आगे देखते हैं तो हमारी रिफ्लेक्ट बैक कितनी हुई, सॉरी, हमारी रिफ्लेक्ट बैक कितनी हुई। तो 27 तो देखो क्लाउड्स के द्वारा हुई, 2 अर्थ के द्वारा हुई और 6 हमारी स्पेस में हुई। तो ये 35 यूनिट्स कुल मिला के तो वापस चली गई, ठीक है। अब 51 तो हमने क्या करी, एब्जॉर्ब करी। 35 हमारी क्या हो गई, वापस चली गई, जो अर्थ तक नहीं आई, पीछे पहले से ही वापस चली गई, ठीक है। इसमें से 2 अगर आप कह सकते हो तो अर्थ ने वापस करी, बाकी तो हमारी ये क्लाउड से और स्पेस से स्कैटर हो गई। तो आप ये समझो कि 35 तो हमारी वापस चली गई, 51 हमने एब्जॉर्ब कर ली। अब अगर आप यहाँ इसका टोटल देखते हो तो ये होता है 1 + 5 6 और 3 86। तो 86 यूनिट्स का तो हमें हिसाब किताब दिख रहा है कि 51 हमने एब्जॉर्ब करी और 35 हमारी वापस चली गई, ठीक है। अब ये जो 14 है इसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसको 86 और प्लस 14 मिला के कितना हो गया, टोटल 100 यूनिट्स हो गया। क्लियर हुई बात की 100 यूनिट्स हमारी जो सोलर रेडिएशन है वो आई, उसमें 34 हमारी अर्थ ने एब्जॉर्ब करी और 17 भी हमारी अर्थ ने एब्जॉर्ब करी, टोटल 51 एब्जॉर्ब करी, 35 हमारी रेडिएट बैक हो गई। तो अगर आप देख रहे हो तो 51 + 35 कितना हुआ, 86, और 86 में अगर आपने ये 14 जोड़ दी तो टोटल हो गया 100। अब अर्थ से जो चीज रेडिएट होगी, अगर हम देखते हैं कि अर्थ से क्या क्या रेडिएट हो रहा है, तो अर्थ का रेडिएशन अगर आप समझो तो ये 17 तो अर्थ से क्या हो गया, रेडिएट हो गया। तो हमने अगर आप देखो तो 51 हमने एब्जॉर्ब करी थी और 17 अगर आप देखो तो 17 हमारी क्या हो गई, रेडिएट बैक। 17 हमारी क्या हो गई, वापस चली गई। अब वापस जाने के बाद अगर आप देख रहे हो 17 में से अगर 51 में से 17 हम माइनस कर दें, अगर 51 में से आप 17 माइनस करेंगे तो आप यहां देखो तो यहां बच रहा है 34, ठीक है। तो ये 34, ये जो 34 है, ठीक है, ये 34 और प्लस ये वाला 14 मिलके कितना हो गया, 48। ये 34 जो हमारा है और ये हमारा जो 14 है जो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया, इसको हमने कितना मिला लिया टोटल, तो कितना बन गया, 48। तो ये 48 भी हमारा क्या हो गया, ये 48 भी हमारा यहां से एस्केप हो गया। और अगर आप और ध्यान से समझना चाह रहे हो तो 48 + 17 कितना होता है, 65। 48 + 17 कितना होता है आपका, 65। और अगर आप यहां देखो 51 और प्लस 14 कितना होता है, 65। तो हो गया, नहीं हो गया, बैलेंस, बैलेंस हो गया। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, हीट बजट। अब ये रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, टर्बुलेंस, कन्वेंशन, कंडेंसेशन, ये अभी जस्ट थ्योरी पार्ट है, ठीक है, ये सारा थ्योरी पार्ट है। लेकिन अभी मेन मुद्दा यही है। अब देखो ये जो 34 आपको दिखाई दे रहा है, ये 19 को आप ऐड करो, 9 को ऐड करो, 6 को ऐड करो, ये 19 और 9 28 और 6 34, तो ये 34 यही आ गया। हमने पहले देखो क्या हुआ, सबसे पहले 100% रेडिएशन आई, हमने 34 और 17 क्या कर ली, एब्सॉर्ब, तो 51 एब्सॉर्ब कर ली, प्लस ये जो 35 है, ये 35 हमारी क्या हो गई, रेडिएट बैक हो गई, ठीक है। तो 50 + 35 कितना हो गया, 86। 86 में 14 जोड़ दिए, ये 14 ना ऊपर गई ना नीचे, एटमॉस्फेयर ने एब्सॉर्ब कर ली। तो 86 + 14 कितना हो गया, 100, ठीक। यहां तक समझ में आया। अब हमने क्या करा, जो हमारे पास 51 आई थी, उस 51 में से हमने क्या किया, ये देखो, ये 23 + 9 और + 19, तो अगर आप इसको जोड़ोगे 23 और 9 32 और 19 51, तो ये जो 51 आई थी अर्थ से,
ये क्या हो गई, इसमें से अगर आप देखो 17 तो रेडिएट बैक हो गई, तो 51 में से 17 गए तो कितने बचे 34। अब ये 34 बची, अब इस 34 में आप ये भी जोड़ोगे, ये क्या है, ये वही एनर्जी है जो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब करी, तो 34 प्लस 14 कितना हो गया, ये 34 प्लस 14 कितना हो गया 48। तो ये 48 भी क्या हो जाती है, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस ये भी क्या हो जाती है, स्पेस में एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, अब इस 48 और 17 को आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 65। और हमारी अर्थ पे अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो स्कैटरिंग ना होने के अलावा 51 प्लस 14 क्या थी, जो हमारी 65 अर्थ पे और एटमॉस्फेयर दोनों पे आई थी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट बजट ऑफ द प्लेनेट अर्थ। अब अगर आप इसमें आगे चलोगे तो आपको दिखाई देगा हीट बजट के अंदर देखो 35 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस इवन बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस। ये देखो 27 प्लस 2 29, 29 और 6 35, तो 35 तो वापस चली गई। 27 यूनिट रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द टॉप ऑफ द क्लाउड्स, ये मैंने पहले बता दिया, 2 यूनिट्स आपकी अर्थ से और 6 यूनिट आपकी स्पेस में। तो टोटल अगर आप देखो तो 35 यूनिट्स बन गया नहीं बन गई, ये तो वापस चली गई। अब रिमेनिंग 65 यूनिट्स 65 बच गई नहीं बच गई भाई, 100 में से 35 तो चली गई, कितनी बच गई 65। तो 65 हमने अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली, ये देखो 34 प्लस 17 कितना हो गया 51 और 14, तो हमने 65 एब्जॉर्ब कर ली, मान लो इसको फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, और ये कितना चलेगी 35 हमारी वापस चलेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब अगर आप देख रहे हो कि वापस की अगर हम बात करें तो ये जो 51 यूनिट्स हमारे पास आई थी यहाँ पे, ये जो 51 यूनिट हमने एब्जॉर्ब करी थी ये वाली, अब इसको देखो 17 यूनिट्स आर रेडिएटेड टू स्पेस डायरेक्टली, और ये जो इसमें से क्या हुआ, ये 17 चली गई, तो हमारे पास कितनी बची 34, एंड रिमेनिंग 34 यूनिट्स आर एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर। तो ये जो 34 यूनिट थी इसको एब्जॉर्ब कर लिया किसने, एटमॉस्फेयर ने, जैसे 6 यूनिट एब्जॉर्ब कर ली एटमॉस्फेयर ने, 9 यूनिट थ्रू कन्वेक्शन एंड 19 यूनिट थ्रू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो इस तरीके से ये वाली हमारी इसको काउंट करोगे तो क्या आ जाएगा, 34 यूनिट हमने एब्जॉर्ब कर ली। अब ये 34 गई नहीं, ये 34 एब्जॉर्ब्ड है। ठीक है, अब ये 34 जो थी, ये 34 और ये जो 14, ये 14, 34 और 14 अगर आप देखो 34 प्लस 14 कितना हो गया 48। तो ये 48 यूनिट्स क्या हो गई, आर एब्सॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर। और ये जो हमारी द टोटल रेडिएशन रिटर्निंग फ्रॉम द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर इज 17 प्लस 48, ये हमारी क्या होगी फाइनली वापस चली गई। तो बैलेंस हो गई हमारी 65 यूनिट्स और उसके बराबर में क्या हो गई 65 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर हुई बात। ये 17 प्लस 48 समझ में आया, आप पीछे जाके देखना आपको दिखाई देगा ऊपर लिखा है 17 प्लस 48। तो ये थैंक यू वेरी मच, यही हमारी क्लास एंड हो गई यहाँ पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।